बच्चे कह रहे हैं कि करवा दें, तो करवा रहा हूं मैं। ठीक है। एक में पॉइंट बट नो हाउ टू वर्ड इट। क्या मतलब? बेटा फॉर एग्जाम्पल MGH में ना, मास आपको गिवन होगा, हाइट आपको गिवन होगी, और जो ग्रेविटी आप लोगे, एग्जामिनर आपको पेपर में, प्रिस्क्रिप्शन में देगा। अगर नहीं दिया हुआ होगा देन इट्स अप टू यू, क्या आप 9.8 लें या आप 10 लें। ठीक है। ठीक है भाई, कोई मसला? अच्छा, MCQs में भी हर पेपर में, आपके तीनों पेपर में एग्जामिनर ग्रेविटी बताएगा मेरे बच्चे आपको। 9.8 या 10 नहीं बताई हुई तो फिर आप उसको 10 ही ले लेना, कोई मसला नहीं है। जब बताया हुआ होगा तो 9.8 बताया हुआ होगा। इरेगुलर शेप का सेंटर पॉइंट अब हमें निकालना है। ठीक है। हम्म। छो- हम्म। एक मिनट यार। बस बस बस। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, अब देखिएगा मेरे बच्चे, इरेगुलर शेप का सेंटर पॉइंट। इरेगुलर शेप का ना सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्लम लाइन मेथड यूज करते हैं। ठीक है जी। देखिएगा क्लास, ये देखो जैसे कि ये है, एक पीस ऑफ पेपर था मेरे पास, उस पीस ऑफ पेपर को मैंने इस तरह से काट दिया। ठीक है। अब मेरे पास क्या चीज है, याद होगा इस तरह की क्लास में भी हमने एक्टिविटी की थी। अब मेरे पास क्या है कि इसको मुझे सेंटर पॉइंट निकालना है। अब मैंने क्या किया, इसको एक ट्राइपॉड स्टैंड है, आपके लैब में भी है, सारे स्कूल्स में होता है, बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है ना। हमने क्या किया कि इसको इस पेज पे एक हमने छोटा सा होल किया। ठीक है। और इसको हमने टाइटली हैंग कर दिया ट्राइपॉड स्टैंड में। क्लियर? अब मेरे बच्चे यहां पर देखिएगा गौर से, ये रहा एक ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड जैसा एक शेप हमने बना दिया है। ठीक है, कंप्लीटली ट्राइपॉड नहीं बना है, ट्राइपॉड स्टैंड में हमने इसको होल्ड करवा दिया। अब देखिएगा गौर से, जहां पर आपने होल्ड किया और इसको हैंग किया है, यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, एक तो लाइन ये ड्रॉ कर दी।
दूसरी लाइन, अब आपके पास पॉइंट नहीं है, लेट सपोज, चलो पहला वाला आसान कर लेते हैं। एग्जामिनर ने दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है, लेट सपोज दूसरा पॉइंट ये रहा। अब आप क्या करेंगे, अगेन इसको निकालेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को, और अब सेकंड होल में ट्राइपॉड स्टैंड के साथ इसको हैंग कर देंगे। अब आपने क्या किया कि इसको हैंग कर दिया। मेरे बच्चे, जब आप जैसे इसको हैंग करेंगे तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसे बन रही होगी, गौर से देखिएगा क्लास, इस तरह से, ठीक है। ये हैंगिंग पोजीशन में है। अब ये सेकंड हैंगिंग पोजीशन है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो कोई मसला नहीं है। ये देखिएगा डायग्राम गौर से, दिस इज योर द सेकंड पोजीशन, ओके। ये जो सेकंड होल था, इसकी पोजीशन ये आ गई, और जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट की पोजीशन तो ऐसे चल रही थी जो आपने पहले से प्लॉट किया हुआ था। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे। जहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इट मींस द होल वेट इज एक्टिंग ओवर देयर। क्लियर? ये कौन सी कंडीशन है? व्हेन एग्जामिनर गिव यू टू पॉइंट्स, when examiner give you two dots, when examiner give you two small circles, ठीक है, तब आपके पास ये वाली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन देखें, इसकी थ्री डिफरेंट मेथड्स हैं। सेकंड कंडीशन देखिएगा मेरे बच्चे, एक आपने ट्राइपॉड स्टैंड लिया, अगेन इसका बेस एरिया इसी तरह से सेट किया, और अब आपने क्या किया, इस ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर, ट्राइपॉड स्टैंड के अंदर आपने इसको, इधर मेरी बात सुने, इधर बैठ गए, आपने क्या करना है, हैंग कर दिया, और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आपके पास नहीं है। नाउ द सेकंड ऑप्शन इज अप टू यू, अब आपकी मर्जी है। अब सेकंड होल, सेकंड डॉट आप कहां पर मार्क करेंगे, ठीक है। सेकंड मार्क आपने किया, लेट सपोज यहां पर, अपनी मर्जी से यहां पर कर दें। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर अगर ये 90 डिग्री के एंगल पर है, 90 का हाफ क्या हो जाएगा, 45। लेट सपोज मैं यहां पर सर मार्क कर दूं, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर मैं यहां पर नहीं, बता नहीं रहा, चाय रहेगी, यहां पर नहीं, मैं एग्जैक्टली exactly यहां पर मार्क करना चाहता हूं, तो सर क्या हम मार्क कर सकते हैं? आंसर इज यस, मार्क कर सकते हैं। जब पूरी डायग्राम में आपको एक डॉट गिवन होता है, ठीक है ना, एक डॉट गिवन होता है, सेकंड डॉट आप अपनी मर्जी से प्लॉट करते हो, और आप वहां से एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ये एग्जामिनर ने ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ये मैं कोई घर से नहीं लेकर आया ऑप्शन, ठीक है। हाँ, अच्छा जी। अब देखिएगा मेरे बच्चों, ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया? किसी को कोई, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ आई, तो आप लोग पूछ लीजिए। जी बेटा, डन। जी बेटा, इम्पल्स में मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, लास्ट वाला पॉइंट ये था कि एक डॉट आपको गिवन है और कोई डॉट नहीं गिवन, तो नेक्स्ट डॉट अब आपकी मर्जी होती है, क्लीन इट। तो नेक्स्ट डॉट अब आपकी मर्जी होती है कि आपने कहीं पर भी ड्रॉ कर दें। लाइक इसकी स्ट्रेट आ रहा है 90, 90 का हाफ क्या हो जाएगा, 45। आप 45 पे प्लॉट करें एक, या तो अब आप प्लॉट उसको कर दें एग्जैक्ट 90 पे। तो जब इसको जब प्लॉट कर देते हैं, तो वहां पर प्लॉटिंग के बाद जो चीज फॉर्म हो रही होती है, हो रही होती है, उसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट
जहां पे फॉर्म हो रहा होता है, वो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर पॉइंट। आई रिपीट अगेन, देखिएगा अगर मेरी आवाज लैग कर गई थी तो, ये देखें एक पॉइंट तो आपको गिवन है ना, आपने इसको ट्राइपॉड स्टैंड में हैंग कर दिया, वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर दी। सेकंड पॉइंट अब आपको नहीं गिवन। सेकंड पॉइंट आपकी बेटा मर्जी है कि आप कहां पर उसको रखें। आप इधर रखें, आप इसको यहां पर रखें, हम्म, या आप इसको यहां पर कर लें। ठीक है, इट्स अप टू यू। जहां पर आपने सेट किया, नाउ यू प्लेस इट इनटू द ट्राइपॉड स्टैंड एंड ड्रॉ अ लाइन where the intersection is occur. This point is called the center point. Clear? Yes. Yes, बासिल, ये चीजें समझ आ गई। रेगुलर शेप। यस बेटा। अनाया, इज इट क्लियर? आयशा, आतिफ, इज इट क्लियर नाउ? ओके, गुड। गुड। नाउ मूव ऑन द प्रेशर। प्रेशर पे जल्दी से मूव करेंगे, मोमेंटम की बात करेंगे, और मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी क्लास में, और आप लोगों के सामने मैं शो करवाऊंगा, आप लोगों ने खुद सॉल्व करने और उसका आंसर मुझे बताना है। नहीं भाई, 3 या 4 पॉइंट, शावेज क्या हो गया तुम्हें? जी जी, मैं पहले प्रेशर पे जा रहा हूँ। चलें जी क्लास। नाउ मूव ऑन द प्रेशर। डोंट वरी, कुछ चैप्टर्स अगर हमारे रह गए रिव्यू के तो मैं कल भी 2 आवर्स की क्लास में दूंगा। टेंशन नहीं लें, आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं। क्योंकि आज एक वर्कशीट मुझे करवानी है मोमेंटम की, लाजमी। और कल के टॉपिक्स में पहले से बता दूंगा, ताकि आप लोग ना अपने अपने क्वेश्चंस निकाल के रखें। जहां पे जो स्टूडेंट वीक है, वो स्टूडेंट आते साथ मुझे पहले बता दे कि सर ये बताना है इस चैप्टर से, और उसको फिर मैं जल्दी जल्दी समराइज कर दूंगा। ठीक है जी। चलें क्लास, देखिएगा प्रेशर। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड प्रेशर? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। सिंपल फॉर्मूला है आपके पास। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ क्या होता है? फोर्स। ए क्या होता है? एरिया। लाइक द न्यूटन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स, दिस इज योर द एसआई यूनिट। बट 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 पास्कल पी ए। पी ए से इंडिकेट करते हैं पास्कल। पास्कल का मतलब क्या है? प्रेशर का एसआई यूनिट। कहीं पे लिखा हुआ हो ना 5 पास्कल, तो 5 पास्कल का क्या मतलब है? कि 5 पास्कल इसमें प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। पास्कल इंडिकेट करता है फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया, कि इस स्पेसिफिक एरिया में इतनी फोर्स एक्ट हुई, तभी इसके अंदर ये प्रेशर प्रोड्यूस हुआ। क्लियर? क्या जरूरी है कि प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैस का ही हो, या तो प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उस चीज का हो जो जो कॉम्पैक्ट एरिया होता है जिसका? नो। प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो सॉलिड्स के ऊपर। ठीक है। प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो लिक्विड के ऊपर। प्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो गैसेस के ऊपर। तीनों तीनों मीडियम्स में हमारे पास प्रेशर एप्लीकेबल होता है। ठीक है जी। अब सुनिएगा, सॉलिड में लेट सपोज बेस्ट एग्जांपल सॉलिड की हम कहाँ पर देंगे? बेस्ट एग्जांपल सॉलिड की होगी थंब पेन। सॉफ्ट बोर्ड, आपके क्लासरूम में सॉफ्ट बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर थंब पेन्स हैं। अब आप क्या करते हो, कोई भी अब चार्ट है या तो कोई भी नोटिस है, जब नोटिस लगाते हैं उसके सॉफ्ट बोर्ड पर, तब आप थंब पिन यूज करते हैं ना। जैसे ही थंब पिन करते हैं, तो ये देखिएगा डायग्राम में गौर से, थंब पिन का जो अपर साइड होता है जहां पे आपका थंब आता है, दिस साइड इज द लार्जर साइड, दिस इज योर द एरिया, एंड दिस टिप साइड इज योर द स्मॉलर साइड। ठीक है।
अब आप क्या करते हो, इस बिग जो एरिया जिसका बेस एरिया ज्यादा है क्लास, इसमें आप फोर्स अप्लाई करते हो। ठीक है। जब फोर्स अप्लाई करते हो, लाइक एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, यहां से लेके यहाँ तक कि क्या है, एक एरिया है। ठीक है, स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये तो हो गई सॉलिड की। सॉलिड की एक और बेस्ट एग्जांपल भी है, गर्ल्स की जो हील होती है, ठीक है, वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉयज के जो फ्लैट सरफेस वाले जो जॉगर्स हैं उनके ऊपर। हमारे जो जॉगर्स हैं, ठीक है, उस पे प्रेशर कम लगता है एज कंपेयर टू द हाई हील एंड द पॉइंटेड हील। ये फैक्ट है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें तो मुझसे पूछ लें। और प्लीज अपनी वीडियो ऑन करने की कोशिश ना करें, मैंने देखा हुआ है आप लोगों को। ठीक है। जी बिल्कुल। जी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करते हैं। अब प्रेशर के साथ साथ हम प्रेशर इन ए लिक्विड, ठीक है, लिक्विड पे प्रेशर कैसे एक्ट हो रहा होता है, हर डायरेक्शन में। द प्रेशर एक्टिंग इन ए लिक्विड इन एवरी डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, नंबर वन। इसकी जो कंडीशंस है, इसकी कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखें, इट कैन प्रेशर इन अ लिक्विड, ये देखिएगा मैं डायग्राम बना रहा हूं एक, ये लाइक एक सिलेंडर है। ठीक है ना। अब आपके पास इसके अंदर पानी है। ठीक है, आपने इसके अंदर पानी डाल दिया भाई, सारा के सारा। अब पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो कहां पर एक्ट करेंगे, इट एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है ना। जैसे जैसे इसका डेप्थ इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे हमारे पास क्या चीज इंक्रीज होती चली जाएगी, प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये दो बातें इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर का सिंपल फॉर्मूला याद रखना है लिक्विड के अंदर, ये था सॉलिड के अंदर। अब आ जाए लिक्विड के अंदर। P इज इक्वल टू रॉ जी एच। P प्रेशर था, रॉ क्या था, डेंसिटी, जी क्या था, ग्रेविटी, एच क्या था, हाइट, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एच। और यहाँ पर इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही थी, जी। और इसकी एक अपनी डेंसिटी थी, ठीक है, वो एक्ट हो रही थी, डेंसिटी। इज इट क्लियर नाउ, एनी कंफ्यूजन? अब लेट सपोज अगर ये कंटेनर ओपन होगा, एक बात लाजमी याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर की कंडीशंस लाजमी एक्ट हो रही होती हैं लिक्विड के ऊपर। लेट सपोज अगर मेरे पास लिक्विड है इसके अंदर और मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स कितना होता है, 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल्स। ठीक है, 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। दिस इज योर द 1 atm। 1 atm स्टैंड फॉर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज योर द फिक्स कंडीशन। ठीक है, ये वाली कंडीशन लाजमी याद रखिएगा। 1 atm इज ऑलवेज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। क्लियर? अगर एग्जामिनर सवाल में एक कंडीशन दे देता है, लेट सपोज मेरे पास क्या कंडीशन है,
मेरे पास क्या कंडीशन है, टोटल प्रेशर निकालना है लिक्विड का, पी टी, पी फॉर प्रेशर एंड टी फॉर टोटल। टोटल प्रेशर निकालना है मुझे, पी एटीएम प्लस पी लिक्विड। अब मेरे पास क्या कंडीशन है, गौर से देखिएगा इधर, टोटल प्रेशर, कंटेनर ओपन है ऊपर से, कंटेनर क्लोज नहीं है, कंटेनर कैप नहीं हुआ हुआ, कंटेनर ओपन है। ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखिएगा। व्हेन कंटेनर इज ओपन देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज आल्सो एक्टिंग ओवर देयर। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह पर अब आप सिंपल इज दैट 1.013 इंटू 10 पावर 5 पास्कल को पुट कर देंगे, प्लस लिक्विड का प्रेशर निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है लिक्विड का, P इज इक्वल टू रॉ जी एच, यहां पर आप पुट कर देंगे, देन यू कैन इजिली फाइंड इट आउट द टोटल प्रेशर। आई रिपीट, टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब एक्ट होता है जब कंटेनर ओपन होगा। लाइक एक ग्लास है, ग्लास ओपन है, जैसे कि ये मेरे सामने, ये देखो ये रहा ग्लास। अब ये ग्लास कैप नहीं हुआ हुआ, इट मींस दैट कि इसके अंदर जो भी लिक्विड होगा उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा होगा। लेट सपोज मैंने इस ग्लास को कैप कर दिया, ये देखें मैंने कैप कर दिया, तो क्या मतलब अब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, कैप कर दिया। एटमॉस्फेरिक जो पार्टिकल्स थे वो इसके अंदर इंसर्ट ही नहीं हुए। जब एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स इंसर्ट ही नहीं होंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही नहीं। क्लियर? कोई मसला किसी को भी है तो मुझे उससे यहां तक पूछना। गुड। 9 मैसेजेस, अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं अपनी बात पूरी कर रहा था, अब मैं आप लोगों के मैसेजेस पर हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। सर प्रेशर इज अफेक्टेड बाय द हाइट ऑफ द कंटेनर, यस बिल्कुल। सर व्हाट्स द सेकंड पॉइंट ऑफ द प्रेशर इन द लिक्विड? बेटा मरियम, सेकंड पॉइंट हमारे पास था P इज इक्वल टू रॉ जी एच, व्हेन वी इंक्रीज द डेप्थ द प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये मैंने बताया था। और फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था, प्रेशर इज एक्टिंग इन ऑल डायरेक्शन। सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल, जैसे कि ग्रेविटी आपको याद रखनी है, वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू। ये आपको रट्टा मारना है, इसका मतलब कि फिक्स मेमोराइज करके जाना है, हाथ पे लिख के नहीं चले जाना। चलें जी, नंबर नेक्स्ट। And also, one more question. There was a past paper question in which it was written, when we move the piston outside, so is the outside force affected? Please do clear. Yes. The outward force, the force which you applied upon the piston, this force is affected your the pressure. अगर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो लाइक उसके अंदर जो लिक्विड है, कभी इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा, एक इंजेक्शन लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर पानी फिल कीजिएगा, और ना उसको ना आराम आराम से प्रेस करके उसके अंदर जो भी वाटर इंसर्ट किया आपने उसको रिमूव कीजिएगा, तो पानी जो आउट हो रहा होगा वो हल्का हल्का आपके फोर्स के रिस्पेक्ट से आउट हो रहा होगा। अगर आप उस पर एकदम से यूं करके प्रेस कर दोगे, जोर से प्रेस करोगे, तो जो उसके अंदर जो लिक्विड है वो दूर तक जाके गिरेगा। ठीक है, तो आउटवर्ड फोर्स अफेक्ट करती है। 1 मिनट। जी जहन बोले बेटा। एटमॉस्फेरिक कंडीशन सॉलिड पर एक्ट होता है? नहीं, ना होने के बराबर होता है सॉलिड पे एक्ट। नहीं बेटा, शहीर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे सॉलिड पे एक्ट नहीं होता।
ना होने के बराबर, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, सॉलिड पे जैसे ही कंडीशन एक्ट होती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है जी, और कोई कंडीशन? अच्छा सर, एग्जाम्स में। अच्छा, एग्जाम कंटेनर की कंडीशन दी भी होगी क्या? जी बेटा, शावेज कंटेनर को इसकी कंडीशन दी भी होती है, एग्जामिनर ने दी हुई होती है, डायग्राम दिया हुआ होगा या तो कंडीशन प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, डन। एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी? द होल वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कंटेनर है और पिस्टन रखा हुआ है, तो उसका वेट कहाँ पर एक्ट होगा मेरे बच्चे? इट्स वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर, जैसे कि आपको डायग्राम फिगर 7.4 जो गिवन है आपको नोट्स के अंदर, वहां पर भी आप देखिएगा कि क्या चीज गिवन होगी, फिगर दी हुई है, एंड इट्स वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। अच्छा जी, पास्कल्स लॉ करना है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें। नो बेटा, पास्कल्स लॉ नहीं करना अब आपको। अब हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस नहीं है सिलेबस में, इसको प्लीज काट दें। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम भी नहीं है हमारे पास सिलेबस में। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, सर हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा आयशा, हाइड्रोलिक प्रेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ये आपके सिलेबस से ही खत्म हो गया है। इसको हटा दें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो फिक्स वैल्यू है ये आएगी। ठीक है, अच्छा, प्रेशर चेंजेस में बॉयल्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, बॉयल्स प्रिंसिपल करना है। चार्ल्स प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी लेकिन पढ़ लेना, आ सकता है पेपर में। ठीक है, और हाँ, इसी पेपर में बैरोमीटर इंक्लूडेड है। और जो लास्ट टॉपिक है मैनोमीटर, मैनोमीटर पेज नंबर 9 पर है, इसको पूरे को काटते हैं, ये हमारे सिलेबस से खत्म हो गया मैनोमीटर। बॉयल्स प्रिंसिपल का लॉ लाजमी याद रखना है, इन दोनों की सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस लाजमी याद रखनी है। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हैं? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ हाँ, बैरोमीटर आयशा बेटा मैं समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले उसकी कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं आती बैरोमीटर की, बैरोमीटर की कैलकुलेशन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है और रीजनिंग आता है। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा, बॉयल्स प्रिंसिपल, बॉयल्स प्रिंसिपल क्या कहता है? बॉयल्स प्रिंसिपल कहता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। इफ द प्रेशर इज मोर then the volume is less, and if the volume is less the pressure is more, vice versa process। ठीक है, इसकी बॉयल्स की सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन याद रखनी है। V1 P1 V1 is equal to P2 V2। दिस इज योर द बॉयल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ की सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लाजमी याद रखनी है। कौन सी इक्वेशन है? V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। These two equations are very important। एग्जामिनर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में से अगर सवाल पूछता है, सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन यूज करनी होती है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। थ्योरी का क्वेश्चन कहाँ से आता है? थ्योरी का क्वेश्चन आता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर है क्या? वर्ड पे जाओ, बैरो बड़ा। ठीक है ना,
बैरो का मतलब होता है बड़ा, बड़ा प्रेशर मालूम करना है। किस चीज का भाई बड़ा प्रेशर? लाइक द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूज में आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हमारे पास एयर का दबाव, लाइक एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर इज लो, द एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर इज वेरी हाई। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस होती है ना, इसको हम क्या चीज कहते हैं कि हम किससे मेजर करते हैं मेरे बच्चे? हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉय सॉरी बैरोमीटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द बैरोमीटर वी कैन मेजर इट विद द हेल्प ऑफ द बैरोमीटर। तो अपने पास लिख लें, we can measure the atmospheric pressure, we can measure the atmospheric pressure with the help of barometer। अब बैरोमीटर होता कैसे? बैरोमीटर, ये देखिए, एक कंटेनर होता है। ये मैं समझा दूं फिर मैं आपके क्वेश्चंस पे जाऊंगा, ठीक है? एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने मरकरी को फिल कर दिया, सारा का सारा मरकरी डाल दिया। होप सो मरकरी मेरा नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, इस मरकरी हमने इंसर्ट कर दिया एक कंटेनर के अंदर। अब क्या हुआ कि इसके हम्म इसके अंदर हमने एक ट्यूब को इंसर्ट कर दिया और उस पे ना कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। ठीक है, अब वो ट्यूब को आपने क्या करना है, बेस एरिया से हाइटेड पोजीशन पे रखना है। जब आप बेस एरिया से इसको हाइटेड पोजीशन पे रखेंगे तो क्या फायदा होगा? गौर से देखिएगा मेरे बच्चे, आपके पास जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर अप्लाई होगा मरकरी के ऊपर, तो मरकरी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज एबिलिटी टू टू इजीली कंप्रेस्ड एंड स्ट्रेच। ठीक है ना, अपॉन द हीटिंग। अब मेरे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, नॉर्मल टेम्परेचर है, यहाँ पे हीटेड टेम्परेचर भी है। तो क्या हुआ, जैसे ही पार्टिकल्स आके इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या होना शुरू हो जाएगा, मरकरी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपके पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, जैसे कि आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर है, इसके अंदर भी क्या चीज हो रही होती है, मरकरी होता है। जैसे जब टेम्परेचर देते हैं तो वो इजीली क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिएगा क्लास, ये जैसे एक्सपेंड होगा तो ये वाला मरकरी इसके अंदर एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। अब ना मरकरी जितना एक्सपेंड होगा ना, अब आप इसकी रीडिंग कहाँ से लेंगे, यहां से लेके यहां तक आप इसकी रीडिंग को मेजर करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना एक्सपेंशन इसमें हुआ। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस वी कैन इजीली फाइंड इट आउट द atmospheric pressure. One atmospheric pressure, 1 atm, is always equal to 760 millimeter of Hg. Hg is the symbol of mercury. ठीक है, अच्छा कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें, एग्जामिनर पूछता है कि वर्टिकल हाइट के लिए हमने क्या करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब इज वाइडर, ताकि ज्यादा मरकरी जा सके। नंबर नेक्स्ट, आपने कुछ कंडीशन है जो अब आपने इसको फॉलो अप करना है। ये जो बाउल रखा हुआ है, इस बाउल के बिल्कुल बेस के साथ टच नहीं होना चाहिए आपके पास ये जो मीटर है। अगर बेस के साथ बिल्कुल आप इसको टच कर देंगे, जो जो एक्सपेंड हुआ होगा मरकरी, वो तो इस ट्यूब के अंदर जाएगा नहीं। वो जब इस ट्यूब के अंदर नहीं जाएगा तो अब आपको पास वैल्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए यू शुड प्लेस दिस ट्यूब लिटिल बिट हाइटेड फ्रॉम द बेस। ठीक है, हाइट से थोड़ा सा अपने ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, और क्या चीज करना है, या तो हाइटेड पोजीशन में रख दें या तो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें। ये देखिएगा किस तरह से टिल्ट कर दें। लेट सपोज ये आपके पास कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर लाइक ना यूं करके रख दें। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो भी मरकरी होगा वो इजीली
इसके अंदर जाएगा और आपको इसकी रीडिंग पता चल जाएगी। ठीक है। द लेंथ ऑफ द ग्लास ट्यूब इज इंक्रीज, लेंथ भी बढ़ा दें ताकि ज्यादा नंबर्स आएंगे तो इजीली जो चेंज होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है। प्रिकॉशंस क्या है? प्रिकॉशंस पहले भी मैं बता चुका हूं, अभी फिर मैं बता रहा हूं कि आपके जो बेस वेसल के साथ ट्यूब को टच नहीं करना। नंबर वन, द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम मस्ट बी मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मर्करी इन द वेसल। ये यही बात है कि ये जो मर्करी है, ये वेसल की यहां से लेके जहां तक आपके पास एक्सपेंशन होगी वहां तक आपने हाइट को मेजर करना है, और आपने क्या करना है, इजीली उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर? ये दो तीन बातें लाजमी याद रखिएगा। यस मेरे बच्चों, बैरोमीटर समझ आ गया? एग्जैक्टली यस बेटा आयशा, जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइज होगा, ज्यादा होगा, एयर के पार्टिकल ज्यादा आके स्ट्राइक करेंगे, वैसे वैसे ट्यूब के अंदर मरकरी एक्सपेंड होता चला जाएगा। बिकॉज मरकरी हैज एबिलिटी टू लीनियर एक्सपेंड अपॉन हीटिंग। ठीक है बेटा, समराइज कर तो दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला दोबारा बता दूं? अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, सुने। बॉयल्स लॉ का दूसरा फॉर्मूला समझा दें मेरे बच्चे। दूसरा फॉर्मूला कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज ऑल द बॉयल्स लॉ। और दूसरा वाला ये जो सेकंड फॉर्मूला लिखा है टेम्परेचर की प्रेजेंस में, दिस फॉर्मूला इज योर फ्रॉम द चार्ल्स प्रिंसिपल। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ओ लेवल्स में हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने होते हैं, ए लेवल्स में हमें इसकी डेरिवेशंस करनी होती हैं। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, आपने सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मूलाज को याद रखना है। अगर एग्जामिनर ने कोई पेपर में आपको टेम्परेचर दिया हुआ होगा तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर एग्जामिनर ने आपको प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ होगा तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चार्ल्स प्रिंसिपल बता दूं ईमान? चार्ल्स प्रिंसिपल बेटा, प्रिंसिपल पूरा नहीं आएगा। चार्ल्स प्रिंसिपल बस ये, आप बस ये कंडीशन लाजमी याद रखें, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर, वेयर एज वेयर एज द प्रेशर इज वेयर एज द प्रेशर वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। हार्ट अटैक आ रहा है क्या? ठीक है, अब मेरे पास क्या चीज हो जाएगी, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा हाँ जी, जी जी बेटा, वो मैं गलती से फिर म्यूट हो गया था। अब देखिएगा हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। चार्ल्स चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेयर वेयर एज वेयर एज द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है। और हमारे पास बॉयल्स लॉ क्या बोलता था, वॉल्यूम एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेयर एज टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, ये दो बस कंडीशंस हैं। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप इसी तरह मेजर करोगे ना, जो ग्रीन से मैंने एरोज बनाए हैं बैरोमीटर में, ये वाले, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। हम्म? अच्छा अब मेरे पास क्या चीज है, आपने क्या करना है, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लाइक एयर के पार्टिकल्स इसको कंप्रेस कर रहे हैं मरकरी को। जब एयर के पार्टिकल जब कंप्रेस करेंगे, जो ये वेसल के अंदर जो मरकरी था वो एक्सपेंड हो जाएगा वेसल वाला।
अब वो वेसल के अंदर जब एक्सपेंड हो जाएगा तो हम इजिली उसका एक्सपेंशन मालूम कर लेंगे। दैट्स इट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन इजिली फाइंड इट आउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। जी जी बेटा, 30 अप्रैल से 5 मई तक डेली क्लासेस होंगे। गैप क्यों आएगा? मैं गैप आने ही नहीं दूंगा। इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। है ना भाई? अब भाई लास्ट बात देखो मोमेंटम की, और फिर थोड़े से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे मूव करें। मुझे मोमेंटम की पता नहीं क्यों तुम लोग की बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा। मोमेंटम खोले। वर्क पावर एनर्जी कैसा है आप लोग का? वर्क पावर एनर्जी में कोई मसला तो नहीं है ना? इम्पल्स बेटा उसी में ही है, मोमेंटम में ही है। वर्क पावर एनर्जी बहुत ज्यादा सिंपल है, उससे परेशान नहीं होना। व्हाट इज मीन बाय द वर्ड मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब क्या होता है? The word momentum means the product of mass and its velocity is called momentum. The product of mass and its velocity is called momentum. मोमेंटम को इंडिकेट करते हैं एम वी से। एक तो ये फॉर्मूला आपने लाजमी याद रखना है, और जो डेफिनेशन मैंने बताई है वो लाजमी याद रखनी है। इसके साथ अगर मैं डेल्टा का वर्ड डाल दूं, ट्राइंगल का डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। चेंज मीन सब्ट्रैक्शन। Delta P is equal to delta mv. The product of mass and its velocity is called momentum. क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लाइक इसका लॉ। लॉ मुझे क्या कहता है? लॉ मेरे बच्चे मुझे ये बोलता है, लॉ मुझे क्या कहता है? द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉल्यूशन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉल्यूशन। कि बिफोर कोलाइड होने से पहले जो मोमेंटम होगा वो, और कोलाइड होने के बाद जो मोमेंटम होगा वो, दोनों मोमेंटम क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। द टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। ठीक है। लाइक इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो, टोटल मोमेंटम बिफोर, बिफोर का क्या मतलब आ जाता है? इनिशियल वेलोसिटी। मास, मास रिमेन्स द सेम, मास चेंज नहीं होता। तो हम क्या चीज लिख देंगे? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m इज द मास, और ये v क्या है? v इज योर द फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u इज योर द इनिशियल वेलोसिटी। जी। इज इट क्लियर? ऊपर आप लिख भी सकते हैं इसका लॉ। दो फॉर्मूलाज बता दिए, तीसरा फॉर्मूला देखिएगा। तीसरा फॉर्मूला होता है इम्पल्स का, इम्पल्स का और रिजल्टेंट फोर्स का। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स और इम्पल्स का फॉर्मूला देखिएगा। इम्पल्स हम किसे कहते हैं? इम्पल्स किसे कहते हैं? एफ इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। एफ इज अ फोर्स, एम इज द मास, और एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? वी माइनस यू ओवर टी। ये मेरी बात लाजमी याद रखिएगा, ठीक है? पता है ना? अब देखिएगा क्लास, एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू ओवर टी। टी नीचे डिवाइड है, वहां ले जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अब गौर से देखिएगा सर, गौर से इधर देखिएगा। एफ टी
इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। अब ये देखो माइनस आ रहा है, मैंने भी बताया था जहां पर माइनस हो रहा होता है, दो वैल्यूज माइनस हो रही होती है, इट मीन दैट चेंज, डेल्टा का सिंबल आ जाता है, ऐसा ही है। और से देखना, एफ डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी हम लिख सकते हैं इसकी जगह पे, बिकॉज ये मोमेंटम का फॉर्मूला बन रहा है एम वी माइनस एम यू। माइनस आ गया, दिस माइनस इंडिकेट दैट द चेंज इज अकर ओवर देयर, सो विद द हेल्प ऑफ दिस माइनस वी कैन पुट द डेल्टा साइन लाइक द ट्राइंगुलर साइन। ठीक है, मैथ्स में ट्राइंगल ट्राइंगल पढ़ते हैं ना, तो ये वही वाला ट्राइंगल है। ट्राइंगल का सिंबल आप पुट कर दें। पी क्या है? पी इज योर द मोमेंटम। एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स और द रिजल्टेंट फोर्स। डेल्टा टी क्या है? टाइम पीरियड। सारी कंडीशंस एग्जामिनर देगा। एग्जामिनर अगर बोले फाइंड आउट इम्पल्स, ठीक है, फाइंड आउट इम्पल्स, तो चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स भी बोलते हैं, बस नाम चेंज है। परेशान नहीं होना इससे कि पता नहीं इम्पल्स क्या चीज आ गई। मोमिना, समझ आ रही है ना बात आपको? आपका सवाल था ना इम्पल्स का। तकी साहब को अभी टाइम मिला है ज्वाइन करने का। वेरी गुड वेरी गुड सर। इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं सर? सर इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस भी करवाइएगा, पैरेलल और सीरीज वगैरह। जी बिल्कुल, सीरीज और पैरेलल की क्लास होगी। सीरीज और पैरेलल की क्लास बहुत ज्यादा डिटेल्ड क्लास होगी, और वो कब होगी? वो इंशाल्लाह ताला मंडे को होगी, 3 बजे से 6 बजे तक। क्योंकि मंडे को मेरी वर्कशॉप है टैग इंस्टीट्यूट में, वहां पे फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है। एट द सेम टाइम जिन स्टूडेंट्स की मैं फिजिकल क्लास ले रहा हूँ, आप लोगों को मैं ऑनलाइन लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना है। उस दिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हिट करेंगे। और कल की क्लास में जो कल होगा हमारे पास, वो थर्मल से रिलेटेड होगा पूरा सेक्शन। ठीक है, तो परेशान नहीं हो, मैंने 3 इक्वल डेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पोस्ट में मैंने सिर्फ एक ही दिन लिखा था P2 की क्लास, लेकिन नहीं, एक दिन नहीं, मैंने इसको 3 दिन पे मैं ले गया हूं। ठीक है। F delta t is called is equal to the delta p. Delta p is your the change in momentum which is your the impulse as well. अगर एग्जामिनर बोले फाइंड इट आउट द रिजल्टेंट फोर्स, इसी वाले फॉर्मूले को देखो, शफलिंग कर लो। लाइक डेल्टा टी हमारे पास लेफ्ट था, इसको शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स द राइट साइड। राइट साइड इधर लेफ्ट पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। राइट पे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा राइट पे भी। यार क्या फायदा है तुम लोगों का इतना पढ़ाने का? डिवाइड होगा। वेरी गुड। रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट हमेशा क्या रहेगा? न्यूटन। फोर्स कोई सी भी हो, फॉरवर्ड फोर्स हो, बैकवर्ड फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो। 1 मिनट यार। टेंशन हो, ठीक है, डाउनवर्ड वेट हो, हमेशा याद रखिएगा फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन ही रहेगा। फोर्स का ऐसा यूनिट चेंज नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? इम्पल्स समझ आ गया, रिजल्टेंट फोर्स समझ आ गई, दोनों लॉस समझ आ गए। सर इम्पल्स इज अदर नेम फॉर द चेंज इन मोमेंटम एंड इम्पल्स फॉर्मूला इज एम वी माइनस यू। एग्जैक्टली। एम वी माइनस यू की जगह पर आप इम्पल्स लिख देंगे, और एफ डेल्टा टी आ रहा था ना राइट साइड पे, तो एफ डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा। अगर सवाल में एग्जामिनर ने एफ डेल्टा टी नहीं दिया हुआ हो और चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू दे दी हो, ये भी आएगा एक सवाल। चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू दी हुई है, एफ डेल्टा टी नहीं दिया हुआ, और एग्जामिनर ने बोला फाइंड इट आउट इट्स मोमेंटम, तब आप क्या बोलोगे? कि सर जो इम्पल्स, जो चेंज इन मोमेंटम सवाल में गिवन है, वही हमारे पास इम्पल्स है। ठीक है, ये एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाता है अभी सवाल में, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बेटा आप ना मुझे क्वेश्चन भेज देना जिसमें आपको मसला हो रहा है, अपने पास पेपर से, मैं फिर इंशाल्लाह ताला आपको ना रिकॉर्ड करके समझा दूंगा, मसला नहीं है। और कीवर्ड्स में आपको बता दूंगा।
अब आप लोगों के सामने मैं मोमेंटम से रिलेटेड ही एक वर्कशीट ओपन करने जा रहा हूं। अब एक दफा आप लोग सारा मोमेंटम का टॉपिक देख लें, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिएगा। डन। आप लोगों के मैं चैट पर हूं, जल्दी से मुझे उससे पूछ लें। मोमेंटम की डेफिनेशन अगर किसी ने नहीं लिखी तो वो लिख लें। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। The product of mass and its velocity is called momentum. Then और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? हम्म? नहीं। अब मैं ओपन करने जा रहा हूं आपके सामने एक वर्कशीट। अब कोई ब्रेक नहीं होगी, अब बस ये वर्कशीट हम करेंगे सॉल्व, इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे और बस फिर ऑफ करेंगे क्लास इंशाल्लाह 9 या 9:15 बजे तक। जितनी जल्दी आप लोगों ने मेरा साथ दिया और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। हाँ, मोमेंटम क्वेश्चन पेपर मोमेंटम लाइक असाइनमेंट मैंने दिया था ये, अगर आप लोगों को याद हो। कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी मैं आप लोगों के साथ करवाऊंगा इसको। ठीक है, स्क्रीन में शेयर करने जा रहा हूँ। ये भी आप लोग खुद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, चलो पहले एमसीक्यूज करते हैं सॉल्व। P1 नहीं, P1 को छोड़ो, P2 करते हैं। P2 में, हाँ, सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 से कीजिएगा सॉल्व। स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, जल्दी से कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे क्या कह रहा है? इन द सेफ्टी टेस्ट अ कार ऑफ मास 1100 kg travel at a speed of 10 meters per second and collide with a stationary van of mass 3000 kg. After the collision, ये before collision हुआ है, अब after the collision. After the collision, the car and the van move together with a velocity v. ठीक है, ये देखें collision हो रहा है, डायग्राम नंबर सेकंड देखिएगा, ये वाली, इसमें collision नजर आ रहा होगा आप लोगों को। और अच्छा, अब देखिएगा, द टोटल मोमेंटम ऑफ द कार एंड द वैन इज कंजर्व ड्यूरिंग द कोलिजन। डिफाइन द टर्म मोमेंटम, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। चैट में मुझे जल्दी से डेफिनेशन बताएं। मैं म्यूट हो रहा हूं क्योंकि अजान हो रही है।
वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिए बिल्कुल सही दिए। जल्दी से इसका ऐसा यूनिट लिख लें। जी बेटा, अजान हो रही थी, मैं इसलिए म्यूटेड था। यस यस तला, मैं इसलिए म्यूटेड था। अच्छा, अब जल्दी से सॉल्व करें। वेरी गुड इब्राहिम जमशेद, आपका आंसर मुझे मिल गया है। ऐसा यूनिट, अच्छा मीटर पर सेकंड, 2.7 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा जी, इब्राहिम जमशेद भी कह रहे हैं 2.7। बासिल भी कह रहे हैं 2.7। बाकी स्टूडेंट्स भी कैलकुलेट कर लें, आराम से कैलकुलेट करें, कोई इशू नहीं है। जल्दी 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 प्लीज, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करें, ताकि 9 बजे से मैं ज़्यादा टाइम ना खींचूं। 2.68 अगर किसी का आ रहा है तो 2.7 इसको राउंड फिगर में कर दें, क्योंकि हमने आंसर कितने देने होते हैं, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 1 मिनट यार, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। रुक जाओ यार, 1 मिनट। हम्म, ठीक है जी, 2.7, वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, शाबाश जल्दी से कैलकुलेट कीजिएगा काइनेटिक एनर्जी, डू इट, हरी आप।
अच्छा जी, दो आंसर आ गए हैं बेटा जी। 10935 एक ये निकला है, 40095 एक ये निकला है, और एक और क्या आंसर निकल रहा है, 14944.5 निकल रहा है, और 14944.5। वेरी गुड। जिनका आंसर निकला है, देखिएगा अब इधर स्क्रीन पे, 14944.5, उनका आंसर तो सही है। वेरी गुड। ठीक है, लेकिन मसला ये है, एग्जामिनर ने एग्जामिनर ने क्या कहा है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आप अक्लमंद हैं माशाल्लाह, अक्लमंद नहीं है, और से देखिएगा क्या होगा, कि ये 9 है, 9 एक कैरी कर देगा, 9 का जब एक कैरी जाएगा तो ये 4 से 5 पे चला जाएगा, 1 5, ये 0 हो गया। जब 0 हुआ तो पीछे जितने भी नंबर्स थे वो सारे के सारे पॉइंट से पहले पहले वाले 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15,000 जूल्स। आपको इस तरह के राउंड फिगर्स में आंसर डालना सीखें, राउंड फिगर में आंसर देना है, क्योंकि एनर्जी हमेशा राउंड फिगर में होती है, ये इस तरह से नहीं होती, 14944.5 इस तरह से नहीं होगी। ठीक है, अब आप खुद देखें ना, 14,944 आ रहा है, तो ये इजीली राउंड फिगर में जाके 15,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15,000 जूल्स इसकी फाइनल एनर्जी बन जाएगी। क्लियर? कोई मसला किसी को? कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। इसकी कैलकुलेशन वाला फार्मूला क्या लगा है, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी गुड। एनर्जी कोई सी भी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, ठीक है, और कौन सी होती है, थर्मल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, वट एवर द एनर्जी इज, योर ऐसा यूनिट इज रिमेन सेम, जूल्स। हमेशा ऐसा यूनिट जूल्स रहेगा। इतनी सारी एनर्जीज गिनवा दी, अब ये लाजमी याद रखना। ठीक है, समझ आ गया? नंबर नेक्स्ट, स्टेट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट अकर्स इन द कॉल्यूशन। कॉल्यूशन में कौन सी वाली एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी। योर फर्स्ट एग्जाम इज ऑन 28, राइट? 28 को फर्स्ट एग्जाम है ना, और 21 को क्या डे है, मंडे। मंडे 22 है हमारे पास, ट्यूसडे। ट्यूसडे को आपका P2 का एक मॉक एग्जामिनेशन होगा। इट्स एन ऑनलाइन, ओके। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप लोगों ने वो टाइम रख के सॉल्व करके, और टाइम उसी टाइमिंग में मुझे सेंड करना है। रात की टाइमिंग्स हम रखेंगे 10 बजे की। आराम से सुकून से, किसी को कोई क्लास नहीं होगी, क्लैश नहीं होगा, हर कोई आराम से पेपर दे देगा। ठीक है ना? एक मॉक होगा। जल्दी से भाई देखें ट्यूसडे को, याद रखिएगा, तभी मैं पूरा सिलेबस रिव्यू करवा रहा हूँ। ठीक है, स्टेट द ट्रांसफर ऑफ द थर्मल एनर्जी। जल्दी से मुझे बताएं। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, 5 मैसेजेस आए हुए हैं यार, सॉरी। थर्मल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी से थोड़ी जाएगा, काइनेटिक से थर्मल में जाएगा ना यार। पहले गाड़ी मूव हो रही है तो काइनेटिक में हो गई, मोशन में हो गई। अब वो जब टकरा रही है, स्ट्राइक हो रही है, व्हील्स भी हैं, टायर्स भी हैं, उनसे लाइक फ्रिक्शनल फोर्स भी है, एक लिटिल बिट ही हीट क्यों ना प्रोड्यूस हो, हीट तो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, देन यू कैन से दैट इट्स एनर्जी इज कन्वर्टेड, काइनेटिक एनर्जी टू द टू द थर्मल एनर्जी।
जी बेटा, डन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यार करें। एक तो मेरे ना व्हाट्सएप पे मैसेजेस आने लग गए, सॉरी। ये वो ए लेवल्स के बच्चों के थोड़ी सी क्लासेस आगे पीछे की हैं, इसलिए मेरा ध्यान थोड़ा वहां चला गया था। चलिए जी, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये रिपीटेड पार्ट है। इसी का नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंटम कैलकुलेट करना है। A spacecraft of mass 300 kg is moving in a straight line in space at a speed of 8,000 meters per second. Calculate the momentum of the spacecraft. स्पेसक्राफ्ट का आपने मोमेंटम कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, वेरी गुड। फाइनल आंसर मुझे बता दें। शाबाश शाबाश शाबाश। इट्स 2.4 थाउजेंड। वेरी गुड। जब इस तरह का होता है, ईमान ईमान सुमरो बेटा जी, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताए ना, इतना बड़ा आंसर जाहिर सी बात है कैसे डिस्क्राइब करेंगी। आप आंसर देंगी 2.4 इंटू 10 पावर 6 kg मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट पार्ट इसका कीजिएगा, बी का 1। द फ्यूल ऑन द spacecraft explode and the spacecraft is split into the two parts। ठीक है, धमाका हो गया उसमें। The direction in which the parts move does not change। ठीक है। After the explosion, the speed of the front part increases to the 9,000 meters per second। It has a mass of 150 kg। Calculate the speed of the rear part after the explosion। शाबाश, जल्दी से स्पीड कैलकुलेट करना है। मास दे दिया, फ्रंट पार्ट की स्पीड आपको दे दी, कैलकुलेशन करें। और अगर कैलकुलेशन में आपने डेसिमल का ख्याल ना रखा, आपने एसआई यूनिट का ख्याल ना रखा, आपने फॉर्मूला ना लिखा, तो आपको इन तीनों में से कोई एक चीज मिस होने पे 1 मार्क कट जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल अप कर दें इब्राहिम। ओके कर देते हैं, 1 मिनट। ये लेंगे। अब मार बेटा, समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हो? यस बेटा। लीजा, बासी, बासिल, हमजा खालिद, अनाया, ईमान सुमरो। और सॉरी मैंने जिनके नाम नहीं लिए, मेरे सब स्टूडेंट्स हैं, बस वो सामने लिस्ट में ये भी आ रहे थे। शहीर, अरसल, आयशा, अहमद रजा, नबील, शहीर अहमद। शहीर अहमद बेटा, आपने मुझे कहाँ से ज्वाइन किए? ओके, हमारी ये वाला मैं करवा देता हूँ। 7,000 आ रहा है। वेरी गुड, 7,000 आ रहा है। आपका आ गया। मैं ऑफ करके दोबारा से रीशेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, क्योंकि मेरा पेन नहीं चल रहा उसके ऊपर। यहाँ का तो मोमेंटम आप निकाल चुके थे ना, विच इज 2.4 इंटू 10 पावर 6।
जी। हो गया। चलें जी, जिनसे नहीं हुआ सॉल्व वो मैं स्क्रीन पे करवा रहा हूँ। 9,000। क्या आंसर आ गया? क्या आंसर आ गया? एक मिनट में अपने कैलकुलेटर में करवा रहा हूँ। 150 मल्टीप्लाई बाय 9,000, इस आंसर इज 1.35 इंटू 10 पावर 6 प्लस 150 इंटू V2। ये प्लस में वहां ले जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। 2.4 इंटू 10 पावर 6 माइनस 1.35 इंटू 10 पावर 6 इज इक्वल टू 150 V2। इन दोनों को माइनस करवा दो। -2.4 एक्सपोनेंट 6। क्या आंसर आ गया? 105 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू V2। जैसे ही जब आप इस आंसर को डिवाइड बाय 150 करवाएंगे तो योर आंसर इज 7,000। V2 इज इक्वल टू द 7,000 मीटर्स पर सेकेंड। अब बात समझ आई? अब सामने देख लें स्क्रीन पे, अब समझ आ गया ये? इस सवाल ने तो यार कंफ्यूज कर दिया, अजीब तरीके का आ गया था। नंबर नेक्स्ट। इसकी इसी की अब स्पीड कैलकुलेट करें। ये तो स्पीड तो अब आप लोगों ने बता दी। दो चीजें जल्दी से निकालिएगा। The kinetic energy of the two parts after the explosion is greater than the original kinetic energy of the spacecraft. State the energy transfer that occurs in the explosion. जब फट रहा है, स्पॉइल्ड हो रहा है, तो उसमें कौन सी वाली एनर्जी है लग रही है, वो अब आपने नाम बताना है। जल्दी से बताएं। काइनेटिक टू हीट, काइनेटिक टू थर्मल। हम्म। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक बोलेंगे ना। या तो स्टोर कौन सी एनर्जी है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि केमिकली स्टोर्ड है ना, क्योंकि इसके अंदर फ्यूल है। तो फ्यूल फट रहा है, तो सबसे पहले आप केमिकल पोटेंशियल एनर्जी टू थर्मल लिख दें, या तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी लिख दें, एक ही बात है। परेशान ना होना। ठीक है। नंबर नेक्स्ट। इसका आंसर लिख देते हैं। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी टू द थर्मल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब आप लोगों ने एक बात नोट की है, मैंने जब भी आंसर लिखा है ना, जो आंसर बार है उससे पहले पहले लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने नहीं लिखा, या उसके आगे मैंने नहीं लिखा, या उसके ऊपर मैंने नहीं लिखा। तो ये बात लाजमी याद रखिएगा। ठीक है। नंबर नेक्स्ट एक्सप्रेशन लास्ट फॉर द 0.20 सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑन द फ्रंट पार्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, एवरेज फोर्स निकालनी है सर। शाबाश, जल्दी से निकालिएगा एवरेज फोर्स। बेटा हमारे पास सिलेबस में दो तरह की एनर्जीज हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, विच इज पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। शाबाश, ये वाला फोर्स वाला कर लें जल्दी से। फोर्स कैलकुलेट करनी है। सर तो लाइट एनर्जी ऐसे तो नहीं होगी ना?
नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं होगी वैसे। लाइट एनर्जी हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हम लोग पढ़ते हैं ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि लाइट एनर्जी क्या है। 6.75 इंटू 10 पावर 7। नो, थोड़ी सी गलती की कहीं पे। जी जी इब्राहिम, बिल्कुल सही कहा है आपने, यही वाला यूज करेंगे। इट रेफर्स टू द प्रीवियस पार्ट। नो बेटा, आपका आंसर गलत है। 6.75 इंटू 10 पावर 6 गलत है। 4 पॉइंट जो समथिंग मुझे ईमान सुमरो ने बताया बेटा, वो भी गलत है। 160, नो। नो, सिंपल इज दैट, अभी मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला था F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर द चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब होता है? M V माइनस यू ओवर द टी। M मास, मास कितना था हमारे पास? 150 था, याद है ना ऊपर? वेलोसिटी कितनी दी हुई थी? दो वेलोसिटीज थी, एक थी 9000 और एक थी 8000। ये देखो ये रही सवाल में। तो 9000 माइनस 8000 करवा दो। डिवाइडेड बाय टाइम कितना था? 0.20 सेकेंड्स। करवा दिया। एफ निकालो, एफ कितना निकला? रिजल्टेंट फोर्स कितनी निकली? 750 इंटू 10 पावर 3। मेरे पास ये आ रही है। और और ये देखें, क्लास में और करके आगे लिख रहा हूं। और मुझे क्या लिखना है? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर लिखना है। तो मैं क्या कर दूंगा? पॉइंट को और ज्यादा शिफ्ट करवा दूंगा। ये देखें, 1 2 2 और शिफ्ट करवा दें तो क्या आ जाएगा? 7.5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। सो योर फाइनल आंसर इज 7.5 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन। क्लियर? जी बेटा, ये बात समझ आ गई है? कोई ऐसी बात इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिएगा। नहीं नहीं, टोटल मास नहीं लेंगे, क्योंकि हमने क्या निकालनी है? एवरेज फोर्स निकालनी है। लाइक चेंज इन फोर्स निकालनी है, लाइक द रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। इम्पल्स का नहीं, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है। ये इम्पल्स तब बनेगा जब हम एफ डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करवा देंगे और चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो ये इम्पल्स में जाएगा। जब रिजल्टेंट फोर्स में निकालना होगा, एवरेज फोर्स निकालना होगा, तो एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर द चेंज इन टाइम। तो हमारे पास एवरेज फोर्स ही आएगी। ठीक है? ये बात समझ आ गई? यस बासिल, क्लियर है? इब्राहिम? ओके गुड। कल की क्लास हमारी नॉर्मल टाइमिंग्स में होगी इंशाल्लाह ताला, रात 9 बजे। ठीक है? आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ लें। आज के लिए इतना ही। दिस इज योर द डे 1। इंशाल्लाह ताला डे 2 अब हमारा कल होगा। डे 2 में फर्दर अब हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है कल इंशाल्लाह ताला? वर्क पावर एनर्जी को, थर्मल को, लाइट लेंसेज को, ठीक है, और वेव को कल हमने डिस्कस करना है। फर्दर ऑन हमारे पास लाइट लेंसेज के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और स्पेस की कुछ बात, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग मंडे को करेंगे। अच्छा, स्पेस की बात हम लोग कल भी करेंगे। कल की क्लास में मिस मत करना। स्पेस की बात हमारी डे 2 में मैंने रखी है। ठीक है?
कल इंशाल्लाह आते साथ हम स्पेस की बात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। ओके, आज के लिए इतना ही। कल कब तक क्लास होगी? कल इंशाल्लाह ताला रात 9 बजे हमारी क्लास की जो टाइमिंग्स है 9 बजे से 11 बजे तक शायद मैं रखूं, कल 2 आवर्स की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।